सब ठीक होंगे। तो इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट वंडर वाल इक्वेशन। तो हेडिंग डाला, हेडिंग तो डाली गई है, वंडर वाल्स समीकरण। ठीक है, वंडर वाल समीकरण के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो लास्ट में हमने देखो, हमने आयतन संशोधन किया था। हमारे पास आयतन संशोधन कितना आया था, वी आई इक्वल टू वी माइनस एन बी, यही आया था। और हम दाब संशोधन कर रहे थे। दाब संशोधन में हमारे पास P इक्वल टू क्या था, पी आई प्लस पी डैश। ये पी डैश क्या है, इसे दाब संशोधन कारक कहते हैं, प्रेशर करेक्शन फैक्टर कैसे कहते हैं, या इसे ऐसा लिख सकते हो, क्या है, संशोधन कारक। क्या है, संशोधन कारक है। देखो ध्यान से, ये जो पी डैश है इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। किस पर निर्भर करता है, ये गैस के घनत्व पर निर्भर करता है। अब घनत्व पर निर्भर कैसे करें, देखो घनत्व पर निर्भर कैसे करेगा, जितने ज्यादा अणु होंगे गैस के किसमें, उस कंटेनर में, बॉक्स में, उतना ही उस अणु पर, किसी एक अणु पर आकर्षण बल ज्यादा होगा, यानी आपस में आकर्षित ज्यादा करेंगे। तो पी डैश किस पर निर्भर करता है, घनत्व पर। और घनत्व की कौन सी घात पर, रो स्क्वायर। किस पर निर्भर करते हैं, रो स्क्वायर। यहां लिख लेना, रो क्या है, गैस ये घनत्व, गैसीय घनत्व है। क्या है, गैस का घनत्व है, गैसीय घनत्व या गैस का घनत्व। ठीक है, और हम जानते हैं कि घनत्व हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। तो मैं लिखूंगा रो इज प्रोपोर्शनल टू किसके, एन। एन क्या है, मोल, नंबर ऑफ मोल्स, यानी मोलों की संख्या। यानी बॉक्स में जितने ज्यादा मोल होंगे उतना ही घनत्व ज्यादा होगा। तो n अपॉन v क्या है, रो इज प्रोपोर्शनल टू n अपॉन v। तो मैं रो को क्या लिखूंगा, रो या p डैश ऐसे लिखो, p डैश सिंस, इसलिए, चूंकि, इसलिए p डैश इक्वल टू n, या p इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, n स्क्वायर, और p डैश इक्वल टू a क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, a n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अतः किस समीकरण में हमारे पास ये था, p इक्वल टू पी आई प्लस p डैश। अतः p होगा पी आई, एक मिनट उल्टा लिख दिया शायद, है ना, पी आई इक्वल टू पी प्लस पी डैश, यही था, है ना। तो पी आई क्या होगा मेरे पास, देखो पी प्लस पी डैश कितना है, देखो पी डैश है कितना है, ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। ये दाब संशोधन है और ये क्या है, आयतन संशोधन है। हम जानते हैं, या फिर लिखो, जबकि आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण क्या है, पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी। क्या है, पी आई वी आई इक्वल टू एन आर टी। देखो सारे मान रख रहा हूं, सारे मान रखूंगा, यहां से और यहां से। ठीक है, तो रख रहा हूं। अतः ठीक है, पी आई कितना है, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, इतना ही है, ब्रैकेट बंद। वी आई, पी आई लिख दिया, वी आई चाहिए, वी आई क्या, v माइनस एन बी, और b क्या है, b गैसीय अणुओं का आयतन है। यदि n मोल उपस्थित हो तो n b होगा, यानी यह वह आयतन है जहां अणु विचरण नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो v माइनस एन बी
इक्वल टू nRT। यही समीकरण क्या है? इसी समीकरण को वान डेर वाल समीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वान डेर वाल समीकरण कहा जाता है। क्लियर? वान डेर वाल समीकरण कहा जाता है। यदि मैं कहूं मोलों की संख्या क्या है? एक है। यदि नेक्स्ट लाइन क्या लिखता हूं? कैन आई ड्रिंक माय टी? यस आई कैन। इरेज करूं थोड़ा सा, ठीक है? यहां से इरेज कर रहा हूं, लिख लिया होगा। जल्दी से लिखोगे, ज्यादा कुछ है नहीं। यही क्या है? वान डेर वाल समीकरण है। क्या है? P प्लस n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर v माइनस n b इक्वल टू nRT। देखो यहां लिख लेना नीचे, यहां a और b क्या है? या फिर नेक्स्ट ये लिख के नहीं, यदि n इक्वल टू 1 हो तो मैं लिखूंगा P प्लस a अपॉन v स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू RT। तो इसे लिखेंगे, यह समीकरण, यह ऐसा लिखो, यह एक मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण है। वान डेर वाल्स समीकरण है। क्या है? एक मोल के लिए वान डेर वाल समीकरण है, जहां a और b क्या है? ध्यान से देखो, a और b क्या है? a और b, जहां a व b वान डेर वाल्स स्थिरांक हैं। वान डेर वाल स्थिरांक हैं जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। लिखो जल्दी से। नाउ लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अभी समीकरण लिखी हुई है, इक्वेशन है हमारे पास। ये देखिए P प्लस a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर v माइनस nb इक्वल टू nRT। कैलकुलेट कैसे किया? देखो बिल्कुल सिंपल था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी गैसों के अणुगति सिद्धांत में दो कमियां थी। एक कमी यह थी कि वह गैसों के अणुओं के आयतन को नगण्य मान रहा था। देखो यहां दो चीजें हैं, दो तरह का आयतन है, इनका गैस का आयतन और दूसरा देखना ध्यान से, गैस के अणुओं या गैस अणुओं का आयतन। दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, गैस का आयतन बहुत ज्यादा होता है जैसे ये, और गैस का आयतन मान लो इतना सा है, ये भी मैंने ज्यादा दिखा दिया, इतना सा है। और अब देखो गैसों के अणुओं के आयतन को नगण्य माना जाता था इसकी तुलना में। ठीक है, जब दाब लगाया जाता है तो ये आयतन घट जाता है, ये आयतन घटता है ये वाला। जब ये घटेगा तो कंपैरेटिवली ये बढ़ जाएगा, यानी तुलनात्मक रूप से ये बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से अधिक दाब पर, उच्च दाब पर आदर्श गैसें क्या दिखाती? विचलन दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं? विचलन। यही वजह थी। तो गैस अणु का आयतन अब उच्च दाब पर या दाब की सामान्य पर, ये कम नहीं करा, सामान्य परिस्थितियों में विचलन होगा। क्या होगा? विचलन होगा। तो इसे उपेक्षित नहीं कर सकते, नगण्य नहीं मान सकते। यदि आयतन
इतना है गैसों का। यदि मैं इसे आयतन को इतना कर दूं, मान लो गैसों का आयतन इतना है, तो आप कह सकते हो इसकी तुलना में भले ही ये कम है, लेकिन अब उपेक्षा नहीं कर सकते, अब उपेक्षा नहीं कर सकते। क्लियर? तो हमारे पास आयतन संशोधन आया था, उसके बाद दाब संशोधन किसके? अणुगति सिद्धांतों के दूसरी जो कमी थी वो क्या थी कि वो कहते हैं कि अणुओं के मध्य, गैस के अणुओं के मध्य कोई आकर्षण बल नहीं होता, कोई आकर्षण बल नहीं होता। जबकि द्रवीकरण क्या है? इस बात का प्रमाण है, प्रूफ है कि गैसों का द्रवीकरण होता है। जूल थॉमसन प्रभाव भी है इसका कारण। तो दोनों में गैसों का द्रवीकरण होता है। तो यदि आकर्षण बल नहीं होता तो गैसों का द्रवीकरण नहीं होता, द्रव गैस द्रव में परिवर्तित नहीं होती। ठीक है? तो ध्यान से देखो, जो बात मुझे ये तो यहां एक बात बताओ, मैं कहूं आप 1 किलो कोई चीज है और मान लो 100 घोड़े हैं, क्या है 100 घोड़े या गधे, ठीक है, आप इनको मिक्स कर जोड़ सकते हो क्या? मैं 1 + 100 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। तो आपको यूनिट, मुझे एक बात क्लियर करनी है कि यूनिट हमेशा क्या करनी पड़ेगी? यूनिट सेम होती है। 1 किलो में 1 किलो जोड़ सकता हूं, ठीक है, जोड़ने की बात कर रहा हूं मैं। 100 घोड़े में 50 घोड़े जोड़ सकता हूं, 10 घोड़े जोड़ सकता हूं, ठीक है। तो यहां यूनिट क्या है? यहां किलोग्राम है, यहां घोड़े मात्रक है। क्या है? मात्रक। मुझे बात यह क्लियर करनी है कि जो दाब है ये क्या है? प्रेशर, दाब। दाब का जो मात्रक होगा वही मात्रक AN²/V² का होगा। किसका होगा? AN²/V²। ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा दाब है, दाब में क्या जुड़ रहा है? AN²/V² जुड़ रहा है। तो दाब का जो मात्रक होगा वही AN²/V² का मात्रक होगा। ध्यान दीजिए। अब मैंने जोड़ने वाली बात की, तो यदि मैं घटाऊंगा तो 1 किलो चीनी में से आधा घटाऊं या पूरा का पूरा घटाऊं, तो क्या V यहां आयतन है, तो NB का भी, NB का भी जो मात्रक होगा वही आयतन का मात्रक, या मैं कैसे कहूं, आयतन का जो मात्रक है वही NB का आयतन है, मात्रक है। ठीक है? तो मैं लिखूंगा, देखो ध्यान से, ध्यान दीजिए, इरेज करूं, है ना? इरेज कर रहा हूं बोर्ड पूरे को ना, लिख लिया होगा ये तो। क्लियर? अब देखो यहां लिख लेना A व B के मात्रक। ठीक है? A व B के मात्रक क्या है? ठीक है? अब समीकरण लिख रहा हूं, पहले समीकरण लिख रहा हूं, बेटर रहेगा समीकरण लिखना। तो समीकरण क्या है? P + AN²/V², V - NB, NB = nRT। क्या है? nRT। अब मुझे देखो मात्रक देखने हैं, तो A व B के निकालने हैं, तो देखो AN² या दाब का जो मात्रक होगा वही, यानी दाब किसका मात्रक होगा? AN²/V², इस पूरी टर्म के बराबर होगा। अभी लिखूंगा तो चीजें और क्लियर होंगी, लेकिन बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने बताया है, वही AN²/V² का मात्रक होगा। इसी प्रकार, किस प्रकार? देखो इसी प्रकार आयतन का जो मात्रक होगा वही NB का मात्रक होगा। ठीक है? मुझे लिखना जरूरी है, ये 2 लाइनें लिखना जरूरी है। तो देखो ध्यान से, तो दाब = AN²/V²। अब A की क्या लिख सकता हूं? A तो A ही है, ये तो स्थिरांक है,
या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो मुझे ए का मात्रक चाहिए तो मैं ए क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू देखो दाब गुणा आयतन, आयतन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, इक्वल टू देखो अपॉन में क्या है एन स्क्वायर यानी मोल, मोल का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूं। दाब करता है बल बटे क्षेत्रफल, देखो ध्यान से, ए इक्वल टू दाब, दाब की परिभाषा क्या है, इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, है ना। तो ये F अपॉन ए और दाब क्या है F अपॉन ए है, तो F के लिए यानी बल के लिए क्या है न्यूटन है, अपॉन ए क्षेत्रफल के लिए मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर कैसा है मीटर इनवर्स टू। देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, P इक्वल टू F अपॉन ए यानी न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, ये मैंने न्यूटन मीटर इनवर्स टू लिखा है, क्लियर। अब देखो आयतन क्या है मीटर क्यूब और इसका स्क्वायर, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं मीटर, ऐसा एक बार ऐसे लिख दो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अपॉन ए क्या है मोल को तो मोल से ही दिखाते हैं, मोल की पावर 2, ठीक है। ए क्या है देखो यहां से मीटर, या फिर ऐसा करो एक बार और लिख दो मीटर इनवर्स टू इनटू मीटर की पावर 6 अपॉन मोल की पावर 2, ठीक है। ए क्या हो गया ध्यान से देखो, ए क्या हो गया मीटर इनवर्स टू मीटर पावर 6, तो न्यूटन मीटर की पावर 4, न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल इनवर्स यानी मोल की पावर -2, ये क्या है ए का मात्रक है, इसका मात्रक है ए, जो वान डर वाल्स स्थिरांक है ए, उसका मात्रक क्या है न्यूटन मीटर की पावर 4 मोल इनवर्स। अब देखो ध्यान से बी क्या है देखो ध्यान से, यानी आयतन या यहां एक डाल दो, एक और यहां 2 डाल दो, है ना। तो आयतन इक्वल टू क्या है देखो एन बी यानी एन बी, तो बी क्या होगा आयतन को किससे मीटर क्यूब अपॉन एन क्या है, या फिर ऐसा लिखो एक बार आयतन लिखो पूरा ऊपर एन लिखो, तो बी क्या हो जाएगा आयतन को कैसे दिखाओगे, आयतन को मीटर क्यूब में और एन को मोल, तो बी का मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब मोल इनवर्स, आयतन पर मोल, ठीक है। ये देखो क्लियर, ठीक है। देखो इसको ध्यान से देखना, मैं क्या करने जा रहा हूं थोड़ा सा, कई बार वो यूनिट में क्या करता है ये दाब का मात्रक है, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है दाब को एटीएम में यहां लिख रहा हूं, जगह हो तो लिख लेना, नहीं जगह हो तो कोई बात नहीं। ये क्या है दाब है, दाब को मैं क्या लिख रहा हूं एटीएम से, ठीक है। एटीएम मीटर की पावर 6 मोल इनवर्स 2, मोल की पावर 2 -2, तो इससे भी दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है दाब का मात्रक एटीएम और n की पावर 6 है, मीटर पावर 6 है ये, और मोल इनवर्स किसके लिए a के लिए ये भी दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये इसके मात्रक हो गए। अब बात करते हैं जो वान डर वाल्स समीकरण है उसके अनुप्रयोग कह सकते हो, या उन्हें कैसे वास्तविक गैसों के लिए अप्लाई करते हैं और आदर्श आचरण की व्याख्या करते हैं, आदर्श गैसों के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से देख लो, मैं इरेज करता हूं। इरेज करूं, यहां से इरेज कर रहा हूं।
इरेज कर रहा हूं, हेडिंग डाला आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या, विचलन की व्याख्या देखनी है। ठीक है, वैसे तो सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन थोड़ा सा देख लेंगे तो पता लग जाएगा विचलन क्यों हुआ। तो वान डेर वाल्स समीकरण लिखता हूं पहले, वान डेर वाल्स समीकरण। वान डेर वाल्स समीकरण देखो, P प्लस ए एन स्क्वायर, या एक मोल के लिए लिख सकता हूं क्या इस समीकरण को, ऐसा करो, एक मोल के लिए लिख लेना, एक मोल के लिए वान डेर वाल्स समीकरण, एक मोल के लिए P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्व कैसे करूंगा, इसको यहां मल्टीप्लाई करूंगा, देखो P को V से और ऐसे ही इसको इससे, तो पी वी माइनस पी बी प्लस ए बी अपॉन बी स्क्वायर, या देखो बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए अपॉन बी लिख सकता हूं, माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। देखो इसको सॉल्व किया है जस्ट मैंने, देखो यहां इनको मल्टीप्लाई किया है आपस में, दैट्स इट। अब देखो किसी भी परिस्थिति में जो ए बी अपॉन बी स्क्वायर है वो बहुत कम होता है, ये टर्म बहुत कम होती है, तो कैसे लिखता हूं, इसको लैंग्वेज में करके लिखता हूं, कैसे लिखता हूं, उपयुक्त समीकरण में ए बी अपॉन बी स्क्वायर का मान हमेशा बहुत कम होता है, का मान हमेशा बहुत कम होता है, इसलिए इसे, कम से मतलब नेग्लिजिबल, इसलिए इसे नगण्य मानकर छोड़ देते हैं। अतः जो छोड़ देंगे तो समीकरण हमारे पास कैसी होगी, देखो टी वी माइनस टी बी प्लस ए अपॉन वी इक्वल टू आर टी। ठीक है, उपयुक्त समीकरण में ए बी अपॉन बी स्क्वायर का मान हमेशा बहुत कम होता है, इसलिए इसे नगण्य मानकर छोड़ देते हैं, अतः पी बी माइनस पी बी प्लस ए बी इक्वल टू आर टी। ठीक है, अब कंडीशन लिखते हैं कि आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों होता है, इरेज कर रहा हूं, सिचुएशन नंबर 1, पहला, यदि दाब बहुत कम हो, यदि दाब बहुत कम होगा तो आयतन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि दाब है ही नहीं, उस आयतन को कंट्रोल करने के लिए, देखो ध्यान से, हमारे पास समीकरण ये है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जब दाब बहुत कम होगा, एक से कम है, मान लो वायुमंडलीय दाब से कम है, तो बी तो कम होता ही, बी और ए तो कम होते ही नहीं, तो P का मान कम है तो ये टर्म यानी PB जो पद है वो भी बहुत कम होगा, और A अपॉन B यानी B बहुत ज्यादा होगा तो ये पूरी टर्म भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, या फिर ऐसा लिख सकते हैं, कंडीशन मत लिखना, इससे पहले एक लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखो आदर्श गैस समीकरण, हमें तुलना करनी है, आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण पी आई वी आई इक्वल टू आर टी होती है, आर टी होती है, अतः उपरोक्त समीकरण से
तुलना करने पर, जब तुलना करते हैं, देखो ये RT के इक्वल है क्या, PI VI, तो मैं इसे इस समीकरण को कैसे लिख सकता हूं, PV माइनस PB प्लस A/V इक्वल टू PI VI। RT तो दोनों में सेम है, ठीक है। अब लिखता हूं समीकरण नंबर या कंडीशन नंबर 1, शर्त नंबर 1, यदि दाब बहुत कम हो, यदि दाब बहुत कम हो, दाब कम होगा, मैंने अभी बताया, ये PV बहुत कम होगा और A/V का मान भी बहुत कम होगा। ऐसा होने पर PV व A/V के मान बहुत कम होंगे। ध्यान दीजिए, मैंने कहा इनके मान बहुत कम होंगे और इन्हें होंगे और इन्हें नगण्य मानकर उपेक्षित किया जा सकता है, उपेक्षित किया जा सकता है। जब उपेक्षित करेंगे, देखो इनको उपेक्षित करोगे तो PV इक्वल टू PI VI, तो मैं लिख सकता हूं, देखो इक्वल है, यानी दाब और आयतन का जो गुणनफल है वो आदर्श गैसों के लिए दाब और आयतन के गुणनफल के क्या होगा, इक्वल होगा। यानी अतः निम्न दाब पर गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं। क्या करती हैं, आदर्श व्यवहार दर्शाती हैं निम्न दाब पर। तो क्लियरली लिखेंगे निम्न दाब पर क्या होगा। अब दूसरी कंडीशन, यदि दाब को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, दाब को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं, देखो इरेज करूं यहां से, मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूं तुम्हें लिखने के लिए, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो चल रहा हूं, तो ऐसा ना कहने पड़े कि लिख लो। यदि आपको लगता है मुझे लिखना है, सर मिटाने वाले हैं, तो आप लिख लोगे, वीडियो को पॉज करोगे। क्लियर, ठीक है। दूसरी कंडीशन, यदि दाब कम हो, यहां क्या लिया था, बहुत कम हो, सिर्फ अब कम लिया है मैंने, कम है लेकिन ज्यादा कम नहीं है। तो इस स्थिति में देखो मेरे पास समीकरण क्या थी, PV माइनस PB प्लस A/V इक्वल टू PI VI, यही थी। इस स्थिति में आयतन यानी दाब कम हुआ है, अत्यंत कम है, यानी थोड़ा सा दाब परिवर्तित करने पर ही, दाब बढ़ाने पर ही आयतन में बहुत ज्यादा कमी आती है। तो इस पद को, यानी दाब कम है, इस पद को तो अब भी एक्सक्लूड किया यानी हटाया जा सकता है। इस स्थिति में PB का मान कम होगा, अतः इसे नगण्य मानकर उपेक्षित कर सकते हैं, तो उपेक्षित किसको कर सकते हैं, नगण्य मानकर उपेक्षित कर सकते हैं, और A/V को उपेक्षित नहीं कर सकते। दाब ज्यादा होगा तो आयतन कम होगा, तो इसे उपेक्षित नहीं कर सकते। तो समीकरण क्या होगा, PV प्लस A/V इक्वल टू PI VI, क्या होगा, PI VI, ठीक है। तो PV इक्वल टू PI VI माइनस A/V, यानी कम दाब पर जो आदर्श गैसों के लिए PI VI का गुणनफल था वो कम होगा, यानी देखो असल में इससे देखें तो ये ज्यादा होगा,
वास्तविक गैसों के लिए ये पीवी क्या होगा, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि पीआई वीआई में से इसे सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। तो लेना दाब के थोड़ा सा बढ़ने पर, दाब के थोड़ा सा बढ़ने पर क्या होता है, पीवी का मान आदर्श गैस के लिए पीआईवीआई से कम हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं दाब जब क्या हो, बहुत ही ज्यादा, दाब बहुत ज्यादा होने की स्थिति में, इरेज कर रहा हूं, ठीक है। और तीसरी कंडीशन लिखता हूं, उच्च दाब पर, ठीक है। उच्च दाब पर क्या होगा, उच्च दाब पर तीसरा, उच्च दाब पर, ठीक है। उच्च दाब है तो देखो, यदि इस स्थिति में समीकरण क्या है मेरे पास, देखो हो रही, इस स्थिति में जब दाब बहुत कम होगा, ज्यादा होगा, तो आयतन बहुत कम हो जाएगा, आयतन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो ये कम होगा तो A अपॉन V को उपेक्षित किया जा सकता है, किसकी तुलना में, PB की तुलना में। इस स्थिति में आयतन बहुत ही कम हो जाएगा, अतः PB की तुलना में A अपॉन V को नगण्य मानकर उपेक्षित किया जा सकता है, अतः देखो ध्यान से, इसे उपेक्षित करूंगा तो मेरे पास समीकरण क्या होगी, PV माइनस PB इक्वल टू PIVI। ध्यान से देखो, जब हमारे पास VI का मान, जब दाब क्या था, कम था, अत्यंत कम नहीं, कम था, तो यहां कुछ संख्या PV में जुड़ रही थी, इस बार घट रही है, तो यही स्टेटमेंट लिखूंगा। क्या लिखूंगा, तो आदर्श गैस के लिए PIVI ज्यादा होता है, PIVI वास्तविक गैस के PV से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और इसी तरीके से लास्ट कंडीशन तुम लगाओगे, क्या लगाओगे, अधिक होती है, कौन सी कंडीशन, उच्च ताप पर, ध्यान से रेज कर रहा हूं, देखो किस पर, उच्च ताप पर। कंडीशन नंबर 4, उच्च ताप पर, यहां क्या था, PV माइनस PB प्लस A अपॉन V इक्वल टू PIVI, यही था, ठीक है। उच्च ताप पर क्या होगा, आयतन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जब आयतन बढ़ेगा तो मैं इस टर्म को A अपॉन V को शून्य मान सकता हूं, और जब उच्च ताप होगा तो इसमें भी PB के मान में भी क्या होगी, कमी होगी,
तो पीवी इक्वल टू PiVi हो जाएगा, यानी उच्च ताप पर भी गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं। क्या करती हैं? आदर्श गैस का पालन करती हैं। यही वजह है कि मैंने कहा था निम्न दाब और उच्च ताप पर गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, लेकिन निम्न ताप और उच्च दाब पर नहीं करती। ठीक है, लिख लेना। तो अतः उच्च ताप पर आदर्श गैसें किसका पालन करती हैं? वास्तविक गैसें आदर्श गैस का पालन करती हैं। ठीक है, और ये हो गया वान डेर वाल का दूसरा पार्ट, यानी जो विचलन के कारण थे वान डेर वाल समीकरण से उनका एक्सप्लेनेशन दिया था, यानी विचलन के वान डेर वाल समीकरण द्वारा विचलन की व्याख्या, किससे? आदर्श आचरण से विचलन की व्याख्या। तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की चर्चा करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।